दोस्तों नमस्कार। चुनाव संपन्न हो चुके हैं भारत में, सरकार भी बनाई जा चुकी है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। मंत्रियों ने शपथ ले ली है, अपना कार्यभार संभाल लिया है। संसद का पहला सत्र भी आयोजित हो चुका, राष्ट्रपति का अभिभाषण भी हो चुका और बजट सत्र के लिए तारीखों की घोषणा भी हो गई है। 22 जुलाई से बजट सत्र शुरू होगा। 23 जुलाई को निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। ये सब दोस्तों अपनी जगह है, सरकार चल रही है, विपक्ष अपनी भूमिका अदा कर रहा है। आज की चर्चा इस पर नहीं है। आज की चर्चा ये है कि चुनाव में पार्टियों की जो हार हुई है, जो जीत हुई है, जीत पर तो उतनी नहीं, लेकिन हर पार्टियां अपने अपने तरीके से जहां जहां उनकी हार हुई है उसकी समीक्षा ज़रूर करते हैं। और पार्टियों के संगठनात्मक ढांचे में ये एक बहुत महत्वपूर्ण पैमाना होता है कि वो हार की समीक्षा करें और जो वजहें सामने खुलकर आएँ उनको लागू करें, ताकि अगले चुनाव में, क्योंकि देश में हर जगह कहीं ना कहीं चुनाव होते ही रहते हैं हर साल, कभी विधानसभाओं के चुनाव और फिर कभी केंद्र का चुनाव। तो दो चीज़ें होती हैं कि एक तो ये पता चलता है समीक्षा करने से कि आपको हार की वजहें पता चल जाती हैं, और एक बार किसी भी बीमारी की वजह अगर पता चल जाए तो उसका इलाज करना बेहद आसान हो जाता है। ये फ़ायदा होता है। देश में दो बड़ी पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी जो अभी सरकार में है और दूसरी विपक्ष में अभी है कांग्रेस, जिसने एक लंबे समय तक, कई दशकों तक भारत पर रूल किया। और हमने देखा कि किस तरीके से पिछले 10 वर्षों में देश की जो सबसे बड़ी पार्टी थी और सबसे लंबे समय तक रूल करने वाली पार्टी थी कांग्रेस, वो किस तरीके से सिमट गई। यहाँ तक सिमट गई थी कि उसे लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन का पद भी नहीं मिलता था, क्योंकि उसके लिए जो 10% MPs चाहिए वो भी उसके पास नहीं था। हार की समीक्षा 2014 में झटका लगने के बाद कांग्रेस ने की थी। AK एंटनी की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी दी होगी, लेकिन पार्टी ने ना कभी इस पर कोई चर्चा की, ना उनकी रिपोर्ट को कभी सार्वजनिक किया। यानी कि एक लीपापोती का काम हो गया। पार्टी की हार हुई, एक समीक्षा के लिए कमेटी बना दी गई, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की, उसमें जो असली खराबी की वजहें थी उस पर ना कभी चर्चा हुई और कई लोगों को बचा लिया गया। और इसका उदाहरण देखिए कि 2019 में कांग्रेस का प्रदर्शन और भी खराब हो गया। और पता नहीं 19 के चुनावी हार की समीक्षा कांग्रेस ने की या कब नहीं की, इस पर कभी कोई चर्चा हुई नहीं। बीजेपी में भी आप देखिए इस तरीके की समीक्षा की परंपरा रही है। राज्यवार कई बार करते हैं, लेकिन 2 बार से बीजेपी ज़बरदस्त तरीके से जीत रही थी। 2019 में 303 सीटें थी और इस बार उम्मीद थी कि 400 सीटें पार हो जाएंगी सहयोगियों के गठबंधन के आधार पर, लेकिन हुआ कुछ ऐसा नहीं और बीजेपी ने जो ख्वाब देखे थे वो पूरे नहीं हुई। कई सीटें बीजेपी ऐसी हार गई जहां उसे हार की उम्मीद नहीं थी। और एक सबसे बड़ा राज्य जो 80 सीटें देता है, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में तो पार्टी की ज़बरदस्त हार हुई, भारतीय जनता पार्टी की। उम्मीद ये थी कि 60 से ज़्यादा सीटें आएंगी, लेकिन उसे 50 सीटें भी नहीं आई, 40 सीटें भी नहीं आई, आंकड़ा 33 पर सिमट गया। अब चुनाव के बाद एक दोषारोपण शुरू हुआ दूसरों पर, एक दूसरे पर। वजह क्या थी ये पता करने के लिए उत्तर प्रदेश की 78 सीटों पर टीमें गईं। भारतीय जनता पार्टी ने 78 सीटों पर टीमें भेजी, लेकिन कौन थे इस टीम में और क्या पता किया? कुल मिलाकर यही लगता है कि यहाँ भी एक लीपापोती हुई, खाना पूर्ति हुई और जो असली वजहें थी वो वजहें कहीं ना कहीं छुप गई, क्योंकि जो दोषी थे उनको शायद बचाने का प्रयास हुआ। और आपको दोस्तों याद होगा कि चुनाव के ठीक बाद महाराष्ट्र में भी खराब प्रदर्शन के बाद वहाँ के उप मुख्यमंत्री
देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफे की पेशकश कर दी थी। उनका इस्तीफे की पेशकश करना कितना वाजिब था ये नहीं, लेकिन लार्जली ऐसा देखा गया कि नैतिकता के आधार पर वो दूसरे मुख्यमंत्रियों पर भी दबाव बनाना चाहते हैं। जहां पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं हुआ, पार्टी की हार हुई, इशारा उत्तर प्रदेश की ओर था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर था। लेकिन उत्तर प्रदेश में चुनावी हार में एक तरफ जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दबे स्वर में कई खेमों से दोषी ठहराया जा रहा है, वहीं पार्टी की जो प्रदेश इकाई है, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ग्रुप है, वो इसकी कुछ अंदर ही अंदर और वजह बता रहे हैं। टिकट बंटवारे के समय से ही लगातार इन दोनों खेमों के बीच कहें एक खींचतान चल रही थी और उसमें पता नहीं समझौता कहाँ हुआ, कौन दबा, लेकिन जो रिजल्ट आया उसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदर्शन रहा है वो बेहद ख़राब रहा है। अब अगर 78 सीटों के लिए टीम भेजी गई, उस टीम ने क्या अपनी रिपोर्ट दी, उस पर कितना अमल होगा, मुझे नहीं लगता है कि उस पर बहुत ज़्यादा अमल होगा। ये हो सकता है कि दोषियों को प्रोटेक्ट करने का एक प्रयास हो, और ऐसी समीक्षा का कोई फ़ायदा है नहीं दरअसल, जो कि बहुत सार्वजनिक तौर पर पार्टी में न किया जाए और उस पर अमल नहीं किया जाए। बहरहाल देश में एक पार्टी ऐसी भी है जो बहुत कायदे से समीक्षा करती है अपनी हार की। हालांकि वो पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, लेकिन अब सिमट गई है सिर्फ एक राज्य में, केरल में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अब सीपीएम की, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की। सीपीएम ने भी केरल में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, बहुत ख़राब प्रदर्शन रहा। इसके बाद उन्होंने अपनी हार की समीक्षा की, और देखिए ये समीक्षा वो है जो सार्वजनिक भी हुआ और कैटेगरिकली पॉइंट बाय पॉइंट अपनी पार्टी में डिस्कस भी किया गया। किसी ज़माने में भारतीय जनता पार्टी भी ऐसा करती थी, और शायद यही वजह रही कि 2 सीटों से वो उभर कर इतनी बड़ी पार्टी हुई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी कुछ इसी तरीके से बहुत विस्तार पूर्वक, बहुत डिटेल में जाके समीक्षा करता था। तो आते हैं तो सीपीएम ने जो देखिए समीक्षा की, उस समीक्षा को भी 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग ये कि पार्टी में क्या कमियां रही जिसकी वजह से पार्टी की हार हुई, और दूसरा पहलू ये रहा कि दूसरी पार्टियों ने अच्छा क्या किया जिसकी वजह से उनकी जीत हुई। देखिए यहाँ सीपीएम को दाद देनी पड़ेगी। तो इनकी समीक्षा में जो सबसे पहला भाग है वो ये है कि केरल जैसे राज्य में बीजेपी का बहुत बड़े पैमाने पर उभार हुआ है। देखिए ये समीक्षा कर रही है सीपीएम, लेकिन बीजेपी को वो क्रेडिट दे रही है कि केरल में धीमे धीमे बीजेपी का उभार हुआ है, जो कि सीपीएम का पारंपरिक गढ़ रहा है, हम सब जानते हैं। और केरल में या तो एलडीएफ की सरकार बनती थी, लेफ्ट फ्रंट, जिसका नेतृत्व सीपीएम करता था, या यूडीएफ, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, जिसका नेतृत्व कांग्रेस करता था। 5 साल यूडीएफ, 5 साल एलडीएफ, 5 साल एलडीएफ, 5 साल यूडीएफ, ऐसा रहता था। लेकिन पिछले 2 टर्म से वहाँ पर पिनरई विजयन, जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में सीपीएम ने अच्छा प्रदर्शन किया, इस परंपरा को तोड़ा था, और लगातार 2 बार सीपीएम ने वहाँ सरकार बनाई थी राज्य में। अब इनकी समीक्षा का दूसरा भाग देखिए, इसमें ये कहते हैं कि 11 विधानसभा में जो पार्टी बीजेपी थी वो नंबर 1 रही है, इसकी समीक्षा वो कर रहे हैं, और 8 सीटों पर बीजेपी नंबर 2 रही है। ये उन्होंने समीक्षा की कि किस तरीके से बीजेपी का वहाँ उभार हुआ है, और स्वयं के बारे में इन्होंने कहा कि पार्टी में अंदरूनी तौर पर भ्रष्टाचार बढ़ा है, और भ्रष्टाचार चूँकि बढ़ा है इसी वजह से जनता जो है उससे दूर हुई है। सीपीएम देखिए 20 सीटें हैं केरल में, 20 सीटों में से 13 सीटों पर सीपीएम की इस बार हार हुई थी। 2019 में 13 सीटों पर हार हुई थी, और 2024 में 20 में से
18 सीटें सीपीएम हार गई है। और आश्चर्य की बात यह है कि एक सीट पहली बार केरल जैसे राज्य में बीजेपी ने भी खाता खोला है। सुरेश गोपी त्रिशूर से जीते हैं और इनकी जीत को एक तरीके से सीपीएम कह रही है कि हिंदूवादी पार्टी ने, राइट विंग पार्टी ने केरल जैसे लेफ्ट डोमिनेंट राज्य में अपने दरवाजे खोल लिए हैं और इनका विस्तार होगा। और क्यों बीजेपी वहां दरवाज़ा खोल पाई? इसमें सीपीएम के नेताओं की लापरवाही, इंग्लिश में इसे कह सकते हैं कॉम्प्लेसेंसी। ये कॉम्प्लेसेंसी आ गई थी, इसलिए उन्होंने ये कहा। जो नेताओं की कमजोरियां थी जनता से जुड़ने में, अपने ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर, उन कमजोरियों को दूर करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। और तीसरी ये वजह थी कि मुस्लिमों को जोड़ने का प्रयास तो किया सीपीएम ने और सीए का विरोध भी बहुत किया, लेकिन इन्होंने सीपीएम को बावजूद इसके केरल में वोट नहीं दिया। इसकी वजह भी सामने आई है क्योंकि मुस्लिम मतदाता सीपीएम को अब राष्ट्र, पूरे भारत की पार्टी नहीं मानते हैं। वो ये मानते हैं कि जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उनके समाधान में सीपीएम कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं निभा पाएगी। वो ये मानते हैं कि अगर विपक्ष में कोई है तो कांग्रेस है, कांग्रेस बड़ी पार्टी के रूप में है और राष्ट्रीय मुद्दों पर कांग्रेस का जो से होगा वो महत्वपूर्ण होगा। इसीलिए केरल में ये मुस्लिम वोटर हैं वो खिसक के कांग्रेस की ओर चले गए, जिसका उसे ज़बरदस्त फ़ायदा मिला है। तो ये सीपीएम ने अपनी समीक्षा की है और इस पर वो काम कर रही है, जिसमें हमने देखा कि दोनों पहलुओं पर चर्चा हुई है कि अपनी पार्टी के अंदर क्या कमज़ोरी रही है और दूसरी पार्टियों ने क्या ऐसा कुछ किया जिससे उसका आगमन हुआ है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को भी उत्तर प्रदेश के लिए अपनी इन्हीं कमज़ोरियों को देखना चाहिए और जड़ में जाना चाहिए, ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में आपसी खींचतान का कोई बुरा असर उस पर न दिखे और जनता के बीच भी कोई ऐसा संदेशा या ऐसा मैसेजिंग नहीं जाए कि वहाँ पर आपस में ही खींचतान मची हुई है। और जाहिर सी बात है, जब बात प्रदेश की हो और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार हो, तो जो दूसरा इंजन है, छोटा इंजन है, प्रदेश का जो इंजन है, उसकी बात भी कहीं ना कहीं से माननी चाहिए। दोषारोपण से थोड़ा दूरी बनाए रखनी चाहिए। इसका बड़ा फ़ायदा होगा न सिर्फ विधानसभा चुनाव में, बल्कि 2029 के लोकसभा के चुनाव में भी। और हो सकता है कि जो 400 का सपना इस बार पूरा नहीं हुआ, वो 400 का सपना 2029 में पूरा हो जाए। इस अंक में इतना ही। इजाज़त दीजिए मुझे। नमस्कार।